हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक मॉडल सेट कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और आर्ट्स वर्ग के जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे उसका वीडियो कम से कम सभी विषय का 5-5 मॉडल सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मॉडल पेपर क्लास 12 आर्ट्स उस पर लिखा होगा। ओके, इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लड़के पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखना है। परीक्षा से संबंधित या बिहार बोर्ड परीक्षा समिति से संबंधित कोई भी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और वो भी सबूत के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में देखेंगे लघु और दीर्घ दोनों। ठीक है, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। ठीक, तो इस सभी पे हम लोग विस्तृत बातें करते हुए बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर रहा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है या कहा जाता है। ऑप्शन है चन्हुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित भारत में, ठीक ना, याद रखिएगा कहाँ, भारत में जितने भी स्थल हैं सबसे पहले उन्हें याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे तो ऑलरेडी बताऊंगा ही, लेकिन आपको भी ध्यान पे रखना है। पहले इस प्रश्न का मैं जवाब दे दूं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब कालीबंगा, या इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, ये कहाँ है, वर्तमान में तो राजस्थान में है। ठीक, हड़प्पा ये तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया है। चन्हुदड़ो से लिपस्टिक, ठीक ना, लिपस्टिक का मतलब जो एक प्रकार का लेप होता था वो प्राप्त हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो भारत में मौजूद हैं, जो टेक्निक हम बता रहे हैं उसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा और एकदम रट जाइएगा जो बताएंगे। तो जो स्थल भारत में मौजूद है वो वर्तमान में कहाँ है। जैसे लोथल है तो लोथल कहाँ है, गुजरात है। धौलावीरा कहाँ है, तो हरियाणा है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। ठीक ना, कनिंघम को, जॉन मार्शल को, एस आर राव को या मार्टिन व्हीलर को। तो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कनिंघम को। ठीक ना, कनिंघम, जॉन मार्शल नियुक्त किए गए थे। कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा उनको ये पिता का उपाधि दिया गया था। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, ठीक, वो किस धातु का उपयोग नहीं करते थे, तांबा, लोहा, सोना या कांसा। तो देखिए इस प्रश्न का तो सही जवाब हो जाएगा लोहा। लेकिन कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पे लोहा खोजा गया था, पाया गया था, लेकिन आंशिक रूप से। ठीक ना, इसीलिए आंशिक रूप से। अब आप बोलेंगे कि तब लोहा मिला कहाँ से था, तो ये जो वैदिक सभ्यता आ जाती है, वैदिक में भी उत्तर वैदिक, ठीक, उत्तर वैदिक से लोहे का प्रचलन होने लगा, विशेषकर खेती में हल के रूप में। हल को जोतने के लिए किया जाता था तो पहले लकड़ी का ही बनता था, लेकिन उत्तर भारत के जो मैदान हैं उपजाऊ वाले क्षेत्र थे, गंगा जो घाटी का मैदान था, तो उधर जल्दी जल्दी खेती हो पाए इसलिए हल का प्रयोग हुआ और उसमें जब लोहा मिला तो उनके खेती में विस्तृत, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। आइए, सिंधु सभ्यता, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। अब आपको देख लेना है कि नर्तकी की मूर्ति हुआ या जो मेन चीज़ है वो कहाँ से मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। अब देखिए, कोट दीजिए, ये अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक ना, याद रखिएगा। और हड़प्पा भी। राखी घड़ी, ये हरियाणा है, ठीक, हरियाणा का क्षेत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के जारी किए, मौर्य, हिंदू, यूनानी, कुषाण या गुप्त। तो देखिए सबसे ज्यादा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो किए थे हिंद यूनानी, विम कडफिसस, ठीक है, नाम था उसका विम कडफिसस। अब कुषाण काल में बहुत प्रकार के अन्य लिख रहे हैं, इसका मतलब अन्य कम में चांदी, सोना, तांबा, शीशा सब आ जाएगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तब हो जाएगा गुप्त शासक। ठीक है,
गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन आपके प्रश्न में पूछा है केवल कि सर्वप्रथम किसने जारी किए थे, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू यूनानी। ठीक, यानी हिंदू यूनानी, जो विम कड़फिसस बताए हैं नाम, उसी से अपना ध्यान में रखिएगा। शक संवत्कारों में किसने किया था, तो मीनांडर, रुद्रदामन, गंदोरफनिस या कनिष्क। तो शक संवत आपको पता ही है कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, अब हमको कमेंट में बताइए कि कब शुरू किया गया था, टाइम पीरियड बताइए, एडी में कितना एडी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद सब्जेक्टिव भी है। तो किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी, कुषाण ने, सातवाहन ने, गुप्त ने या मौर्यों ने। भूमि अनुदान देना मतलब भूमि को एज ए गिफ्ट प्रोवाइड करना, तो सातवाहन ने ये शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुस्मृति की रचना काल क्या है। देखिए, इतिहास में सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर किसी चीज़ को लेके होता है तो वो टाइम को लेके होता है। कभी कभी इधर उधर भी लिखा आपको मिल सकता है, लेकिन जो करवाएंगे उस पर भरोसा करके उसको टिक कर लीजिएगा। 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा, ठीक, ईसा पूर्व मतलब बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। आइए, मृच्छकटिकम रचना है, तो जो इम्पोर्टेंट रचना है उसको आपको देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैत्य क्या है, घर, पाठशाला, गौशाला या पूजा स्थल। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 2 चीजें थी, चैत्य और एक विहार। ओके, विहार, बिहार नहीं, विहार, विहार। ठीक, तो यहाँ पे चैत्य के बारे में ना पूछ के, सॉरी, चैत्य के बारे में पूछा है, विहार के बारे में नहीं। तो यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन हो रहा है कि बौद्ध धर्म में या चैत्य किस धर्म से संबंधित है, तो आपको कर देना है बौद्ध धर्म। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे क्या है, तो ये पूजा का स्थल है बौद्ध धर्म में। ओके, आइए, 12 अंग संबंधित है, 12 अंग बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन से है, ब्राह्मण धर्म से है या किसी से नहीं। अंग और उपांग ये सभी आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, तो जैन धर्म में। जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे वो कौन थे भाई, आपको पता ही है, ऋषभदेव थे। ठीक, इम्पोर्टेंट और सबसे प्रमुख आपको जिनके बारे में विशेषतर पढ़ना है, महावीर जी के बारे में पढ़ना है। आइए, संगम साहित्य की रचना हुई उत्तर भारत में, दक्षिण मध्य भारत में, दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में। संगम साहित्य तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो शुरू हुआ था, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत में। सातवाहनों के सबसे महान शासक कौन थे, सिमुक, कृष्ण, गौतमी पुत्र सतकर्णी या सतकर्णी प्रथम। 13 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, पहले हम आपको बता दे रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हम पूरा 1 से लेकर 5 तक तो करवाते ही हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पूरा करवा देंगे 10 तक, बशर्ते आपको रिस्पॉन्स अच्छा देना पड़ेगा। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो आपके परीक्षा के अंतिम दिन तक हम इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इससे एक बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और ट्रिक हम बताएंगे कि इतिहास में ऐसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस अगर किसी का होगा तो ऐसे पढ़ना है, हर चीज़ का बताएंगे। ठीक है, आइए, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो, अलबुर्नी, अयून बतूता या अबुल फजल। अकबरनामा, देखिए ऐसे तो ये अकबरनामा बहुत 3 भागों में वैसे विभक्त है, लेकिन अगर मेन बहुत लोग मिल के इसकी रचना किए थे। ठीक ना, बहुत लोग का मतलब 2-3 हज़ार लोग नहीं, मतलब थोड़ा इसमें शामिल थे लोग, लेकिन प्रमुख रूप से अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अकबरनामा किस पे है, तो अकबर के जीवन वृत्तांत पे है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, लेखा जोखा सब रखते थे, कौन थे, तो टुडरमल थे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, मतलब एकदम प्रसिद्धि पे था, कौन, मुगल कालीन चित्रकला। तो ये जहांगीर के समय पे सबसे ज़्यादा उन्नत प्राप्त किया था, यानी एकदम डेवलप्ड था। आइए, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी, नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम या जहां आरा। 17 नंबर क्वेश्चन, तो ये किसकी बेटी थी, तो नूरजहां की। ओके, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत शानदार, जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं
रट जाइएगा एकदम, जहाँ आ रहा है इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये जो लिखे हैं वो करना भूलना नहीं है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय लिख लीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति के बाद इनको भी भेज दिया गया था पेंशन बना, भोगी बना के। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भू राजस्व का एक प्रकार, या नृत्य की एक शैली। तो गोपुरम मंदिर से संबंधित प्रवेश द्वार है। ओके, याद रखिएगा। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल या बहमनी? 21 नंबर क्वेश्चन। और अधिक से अधिक आपको करना क्या है कि 9 क्लास से 12 क्लास तक की पढ़ाई हमारे इस चैनल पर होती है, तो अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में जहाँ भी कोई लड़का किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहा होगा और वो फ्री में तैयारी करना चाहता है पूरे मैट्रिक का, इंटर का, 9 का, किसी भी क्लास का, तो हमारे चैनल से फ्री में पढ़ सकता है। तो तेनालीराम का संबंध किससे है भाई? तो विजयनगर साम्राज्य से है। आइए, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक ना, पूछा है कहाँ हुआ था। आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में? 22 वाराणसी। ओके, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान से संबंधित है। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। आइए, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद? 23। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु। ओके, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो लड़का ईमानदारी से रट गया एकदम, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन मन से अगर पढ़ोगे तब, जो टेक्निक हम बताएंगे वो मानोगे तब। अब आइए अगला क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ठीक, रुवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फरीउद्दीन गंज ए सक्कर? 24 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रियों का राजकुमार, फाहियान, हेनसांग, अल्बुर्नी या इब्न बतूता? तो सही जवाब हो जाएगा हेनसांग। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आ जाए मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, तो यहाँ पे मार्को पोलो हो जाता है। ठीक, मार्को पोलो। लेकिन केवल पूछा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो हेनसांग कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आया था। लगभग 6 साल ये रहा है, अच्छा खासा। ठीक ना, तो ध्यान पे रखना है ये सभी क्वेश्चंस को। आइए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो कैप्टन हॉकिंस आए हैं लगभग 1613 में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। और ये जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी, इंग्लिश खां। ओके, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, जोतदार प्राय कहाँ रहते हैं? गांव में, शहरों में, महानगरों में या कस्बों में? 27 नंबर क्वेश्चन। तो जोतदार कहाँ रहेंगे? गांव में ना, शहर में उनका क्या काम है? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है? जमींदार को, राज्य को, रायत को या दलाल को? अस्थाई बंदोबस्त, सबसे पहले हमको ये बताइएगा कमेंट में कि ये किसने शुरू किया था। ठीक, किसने शुरू किया था अस्थाई बंदोबस्त, हमको जरूर बताइएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जमींदार। आइए, अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब की थी? तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन मिल गया कि सहायक संधि के पिता मत बोलिए कि सहायक संधि भारत में किसने व्यापक रूप में की? तो वेलेस्ली ने। ओके, वेलेस्ली सहायक संधि, याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी आ जाता है हड़प की नीति। तो 29 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा 1801। आइए, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ, आपको पता ही है, मेरठ, बैरकपुर छावनी। झांसी की रानी फेमस है, बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक, ये सब छोटे छोटे जो चीज़ है उसको याद रखिएगा। 1857 में
बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये क्वेश्चन 100% वाला क्वेश्चन है। बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और ये क्वेश्चन ना पूछे तो हो ही नहीं सकता है। तो 1857 की क्रांति में बिहार के से जो नेतृत्व किए थे विद्रोहियों को दबाने के लिए या अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है गोली लगने से। हाथ में गोली लग जाता है, उसके बाद भी ये लड़े थे, याद रखिएगा। तभी जाके इतिहास में इनका नाम अमर है। ये नहीं कि आए थोड़ा सा काम किए चले गए ना। पलासी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पलासी जो राज्य है वो बंगाल में है। ठीक, याद रखिएगा। इसमें याद ये रखने वाला है, पलास एक प्रकार का पेड़ था। और जब पलासी की लड़ाई 1757 में हो रही है, उस वक्त यहाँ पे आम का बाग था। ठीक ना, आम का बाग था, लेकिन इसका नाम पलास जो पेड़ है उसके पत्तियों की वजह से इसका नाम पलासी पड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, 33 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1885, 1895, 1873 या 1673? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई बना था? तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1773। ठीक। भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब बनाया गया था? कब लाया गया? 1911, 1922, 1811 या 1905? तो देखिए, 1905 तो आपको पता है कि बंगाल विभाजन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद 1911 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? 1872, 1881, 1891 या 1901? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 से नियमित रूप से जनगणना। ठीक ना, याद रखिएगा यहाँ पे नियमित जनगणना। आइए, बंगाल विभाजन अभी हम बताए हैं, वही वाला क्वेश्चन आ गया। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो कब किया था? तो पहले ये जान जाइए, ये किए थे 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक, किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। कहाँ है कर्जन? ओके। सूरत फूट कब पड़ा? ऑप्शन को देखिए, 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1916 में? यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सूरत फूट कब पड़ा था? तो बंगाल विभाजन तो 1905 है, तो इसका तो जवाब ये होगा ही नहीं। 1911 भारत का राजधानी दिल्ली बना। 1916 होगा कि 1907 होगा? अब यही में आपको देखना है, यही दो ऑप्शन में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सूरत विभाजन मतलब, कहने का मतलब इसमें यही है कि जो गर्म दल और नरम दल हैं दोनों अलग हुए। ठीक ना, अलग हुए। समझ में आ गया? कांग्रेस में दो जो गुट थे, एक गर्म दल और एक दूसरा नरम दल, दोनों में अलगाव हो गया। 1906 में याद रखिएगा मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920, 1930, 1940 या 1950? खिलाफत आंदोलन। 38 नंबर क्वेश्चन, तो ये जब आपके देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही हुआ है, याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन भी तुर्की सत्ता के से संबंधित जो भी चीज़ था, खलीफा वाला पद को लेके, उसी के खिलाफ में 1920 में शुरू हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? ठीक ना, मुस्लिम लीग का स्थापना आपको पता है कब बताया है? 1906। अभी तुरंत बताएं। अब मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का मतलब होता है एक अलग पाकिस्तान का मांग कब किया गया था? ठीक, तो ये किया गया था कब? 1940 में। आइए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष आपको पता ही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे हमको कमेंट में बताइएगा। मतलब संविधान सभा में कितने सदस्य इस प्रारूप समिति में थे? अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन टोटल सदस्य कितने थे हमको बताइएगा कमेंट में। अब लघु प्रश्न को हम लोग करेंगे जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे सामने आपका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही लेवल आपके परीक्षा में रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अन्नागार का क्या महत्व था?
कहाँ से मिला है अन्नानागार? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। क्या उसका महत्व था उसको बताना है। हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक, जो लिपि है पहले तो बात तो ब्रुस्तोफेदन, ठीक ना, उसको बोलते हैं ब्रुस्तोफेदन लिपि, उसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं है। उसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार की लिपि है, क्या है। ठीक, मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। उसके बाद है महाभारत पर 50 शब्द में परिचय दें। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा बात को, जो 2 नंबर वाले प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे उसको लिखना कितने शब्दों में है? तो 50 से 60 शब्द में लिखना है। ओके, ध्यान रखिएगा। अकबर के 9 रत्न के नाम बताइए। जो 9 रत्न हैं उसको ट्रिक पे याद कर लीजिए, अब बता दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर बुक का आपको पता ही है कि स्थापना कब हुई थी, बता दीजिएगा। मीराबाई पे संक्षिप्त टिप्पणी। उसके बाद दुबास लोग कौन थे? दुबास। ठीक, लखनऊ समझौता का क्या महत्व है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों? ठीक, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, मस्त रहते हैं, इसीलिए है। और क्या? आइए, दीर्घ प्रश्न में 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, और इसमें जो लेवल हम परीक्षा का होता है उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसको लिखना है कम से कम 150 से 160 शब्द में, तभी जाके विथ डायग्राम चित्र के माध्यम से बनाइएगा, दर्शाइएगा, तभी जाके भरपूर आपको नंबर मिलेगा। गौतम बुद्ध के जीवन पर एवं शिक्षकों का वर्णन करें। ठीक, अशोक की उपलब्धि का मूल्यांकन करें कि कहाँ कौन से शिलालेख में उन्होंने क्या कहा है। मेन बात आपको इंडिकेट कर देना है। आईना ए अकबरी अपने काल का आईना है, व्याख्या करें। ठीक, जहाँ भी व्याख्या आ जाए या विस्तार पूर्वक वर्णन आ जाए तो आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ता है। भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। कैसे हैं, यही आपको इस प्रश्न में बताना है। और जो अब सब्जेक्टिव है वो अच्छे से कीजिए, लेवल आपका यही रहने वाला है। तो फिर आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हम लोगों ने किया, और पहली बार जो लड़के आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। कल हम लोग करेंगे मॉडल सेट नंबर 2। ओके, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टेलीग्राम ग्रुप को जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लेंगे, और विशेषतर इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।